नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर क्या होती है, क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उसमें डीसी मोटर का चैप्टर चल रहा है। डीसी मोटर में लगभग सारी मोटर का अध्ययन कर लिया, लगभग अब ऐसे मान लो कि लास्ट मोटर बची है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर क्या होती है, इससे पहले आप लोगों ने कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर देखी। इसका मतलब कम्युलेटिव अपने कंपाउंड मोटर का वर्गीकरण चल रहा है। तो दोस्तों, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या था कि वहां भी दो ही वाइंडिंग प्रयोग की गई थी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग। यहां भी दो ही वाइंडिंग होगी। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड मोटर धारा प्रवाह की दोनों वाइंडिंग में, कौन सी में, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग में, दोनों वाइंडिंग में धारा प्रवाह के आधार पर दो प्रकार की, एक तो थी कम्युलेटिव और एक थी डिफरेंशियल। कम्युलेटिव का आपने अध्ययन कर लिया और अब पढ़ेंगे डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में आप लोगों को बताया कि ये किसके आधार पर है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर सीरीज फील्ड वाइंडिंग व शंट फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाह के आधार पर एक प्रकार है, लेकिन सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग का संयोजन कैसे करेंगे, उनके संयोजन के आधार पर ये मोटर भी दो प्रकार की होगी। तो आज अपना अध्ययन कर रहे हैं विभेदीय संयुक्त डीसी मोटर, विभेदीय संयुक्त डीसी मोटर, इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब आप लोगों को पता है ये किसके आधार पर थी, ये धारा प्रवाह के आधार पर थी। इसको कहते हैं अंग्रेजी में डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। अब डिफरेंशियल देखो, अंतर होता है। कम्युलेटिव का मतलब एक संचय होता है, संचित होता है, और डिफरेंशियल का मतलब अंतर होता है, दोनों में अंतर होगा। अब किसका तो संचित होगा और किसका अंतर होगा, आप लोगों ने देखा। मैं आपको डायग्राम के आधार पर दिखाता हूं कि कैसे इस मोटर का डायग्राम दिखाते हैं। देखो, आपको बताऊं, ये तो आप लोगों ने लिया आर्मेचर। मैं प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, गौर से देखते चले जाना। और ये लगाया आप लोगों ने दो कार्बन बुरुश, कहाँ लगाएंगे, कम्यूटेटर पर लगाएंगे। कार्बन बुरुश का डीसी मोटर में काम क्या है, कार्बन बुरुश का नहीं, इसमें कम्यूटेटर का डीसी मोटर में काम है डीसी को एसी में बदलना। जनित्र में काम होता है एसी को डीसी में बदलना। ये कार्बन बुरुश लगा दिया आप लोगों ने, ये लगाया आप लोगों ने आर्मेचर। अब क्या करेंगे, आप लोगों को दो फील्ड वाइंडिंग संयोजित करनी है। देखो कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। ये तो लगाई आप लोगों ने पतले तार की अधिक टर्नों की शंट फील्ड वाइंडिंग, जो आर्मेचर के समानांतर क्रम में होती है, ठीक है। और ये लगा दिया आप लोगों ने, गौर से एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखते जाना। अब ये आप लोगों ने लगा दिया इसके अंदर। अब यहाँ एक फील्ड वाइंडिंग और लगाएंगे। देखो ये लगाई सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अब इसका संयोजन कैसे करेंगे, देखो दो फील्ड वाइंडिंग लगाई, ठीक है ना। धारा का प्रवाह कैसे होगा उसके आधार पर ये डिफरेंशियल होगी, ठीक है ना। लेकिन अभी लॉन्ग शंट होगी कि शॉर्ट शंट होगी। अब देखो आर्मेचर के शंट मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप देख लो कि ये फील्ड वाइंडिंग का संयोजन करेंगे। ऐसे देखो, यहां से ये लगाया और यहां लगा दिया, यहाँ कनेक्शन इसका ऐसे कर दिया और ये कर दिया ऐसे। अब आप लोगों देखो ये कौन सी मोटर है, मैं आपको बताऊंगा। देखो दोनों की विशेषता बताऊंगा आपको। ये हो गया आपका डीसी सप्लाई, ये प्लस और ये माइनस, ये IA और ये IL और ये ISH। ये आपको फिर मैं आपको दोनों डायग्राम दिखाऊं। देखो आपको ये मोटर, देखो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्षेत्र सीरीज फील्ड वाइंडिंग, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा ये भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी। मैं आपको विशेषता बताता हूं। देखो इस मोटर की ये भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग का काम होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। इसमें धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी। इसका चुंबकीय फ्लक्स किसका, कि इस मोटर में, कौन सी में, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा स्थापित किया गया चुंबकीय फ्लक्स, गौर से स्थापित किया गया चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत दिशा में हो तो वह डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाती है। और यदि शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के समान इसका चुंबकीय फ्लक्स हो तो वह कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहलाती है, जिसका वर्गीकरण पिछले वीडियो में कर लिया था, ठीक है। अब आप इसका चुंबकीय फ्लक्स इसके विपरीत दिशा में कैसे होगा, वो यदि इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा इसके विपरीत होगी तो दोनों का चुंबकीय फ्लक्स विपरीत होगा। इसलिए कह सकते हैं, क्या इस मोटर के बारे में कह सकते हैं, इस मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा स्थापित किया गया चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत दिशा में हो। अर्थात दोनों फील्ड वाइंडिंग में, कौन सी में, इसमें सीरीज फील्ड में और शंट फील्ड में धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी तो वह मोटर
डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाएगी। वो बाद में देखेंगे अभी आगे कि वो लॉन्ग शंट होगी या शॉर्ट शंट होगी, लेकिन ये थी इसकी डेफिनेशन थी, इसकी विशेषता थी। तो अब देखो यहां से आप लोग धारा प्रवाहित करो, देखो धारा यहां से आई, यहां गई, आ गई, यहां गई, लेकिन यहां एक भाग यहां भी गया, यहां धारा प्रवाहित होगी, यहां धारा ऐसे आएगी, लेकिन ये घूम गया बाहर। अब देखो धारा ये चली गई ऐसे, इसमें धारा ये है और इसमें धारा घूम के ये आ गई, इसमें धारा ये है, तो दोनों की चुंबकीय फ्लक्स की दिशा विपरीत है, तो इसका फाई एस एच कैसा होगा, ऐसा होगा, इसका फाई एस ई कैसा होगा, ऐसा होगा, एक दूसरे के विपरीत है। तो इसकी परिभाषा लिख लो कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा स्थापित किया गया चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत दिशा में हो, अर्थात सीरीज फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा के विपरीत दिशा में होगी, तो वह डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाएगी। ठीक है, अब ये तो धारा की दिशा, इसमें देखो इसको कैसे दर्शाएंगे, E1 E2 से, इसको D1 D2 से, आप लोग जानते हो, इसको A1 A2 से, इसमें क्या होगा, EB होगा, IA RA, ठीक है, और इसमें RSH, और इसमें धारा ये ISE चल रही है, ये ISE और ये RSE, ये है ISH, ये लोड धारा चल रही है। अब इन सभी का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इस धारा ISH ये ऐसे है, तो ISE कैसे होगी, ऐसे है, तो क्या होगा, ये डिफरेंशियल होगी, दोनों में अंतर होगा। अब देखो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स ये होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स फाई ऐसी कैसा होगा, सीरीज फील्ड का ये ऐसे होगा, तो क्या होगी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होगी। ये विशेषताएं हैं। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स देखो, इसने चुंबकीय फ्लक्स ऐसे स्थापित किया, इसने ऐसे किया, दोनों आमने सामने हो गए, एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हो गए, तो ये कह सकते हैं क्या कि चुंबकीय फ्लक्स रिजल्टेंट मेन चुंबकीय परिणामी चुंबकीय फ्लक्स क्या बचेगा, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स फाई टी, टोटल चुंबकीय फ्लक्स क्या बचेगा, यहाँ पे देखो फाई एस एच माइनस फाई एस ई, ये होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का रिजल्टेंट परिणामी चुंबकीय फ्लक्स, अर्थात कुल चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब बताओ इसका चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। किसी भी एक वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तो कुल चुंबकीय फ्लक्स घटता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता आती है। याद रखने वाली बात है, किसी भी एक वाइंडिंग का चाहे इसका चुंबकीय फ्लक्स, चाहे इसमें धारा बढ़ा दो चाहे इसमें धारा बढ़ा दो, दोनों में किसी एक में धारा बढ़ेगी या फिर दोनों में धारा बढ़ेगी, एक ही बात है, दोनों में धारा बढ़ेगी या किसी एक में धारा बढ़ेगी, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान अवश्य घटेगा, जिसको कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब देखो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में कौन से में, इसमें विभेदीय संयुक्त मोटर में या यौगिक मोटर में कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल फ्लक्स या कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई टी शंट फील्ड के चुंबकीय फ्लक्स, लिख लो शंट फील्ड के चुंबकीय फ्लक्स फाई एस एच व सीरीज फील्ड के चुंबकीय फ्लक्स फाई एस ई, दोनों के का अंतर होता है, एक ही आती है, दोनों का अंतर, अर्थात फाई टी बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस ई, ये सबसे बड़ी विशेषता इस मोटर की आती है। जबकि इससे पिछली मोटर में पढ़ा था कि दोनों एक दूसरे के जुड़ने वाले स्वभाव के होंगे, यहाँ प्लस था, लेकिन आज क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। एक तो सबसे बड़ी विशेषता है। अब देखो दूसरी बताता हूं, ये तो किसके आधार पर थी कि धारा प्रवाह के आधार पर ये मोटर कौन सी है, धारा प्रवाह के आधार पर ये मोटर कौन सी है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है। लेकिन अब देखेंगे कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग या शंट फील्ड वाइंडिंग का संयोजन कैसे किया आप लोगों ने, तो कह सकते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग या सीरीज फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर ये मोटर दो प्रकार की होती है, जैसे कि पिछली मोटर भी दो प्रकार की थी, तो ये मोटर भी दो प्रकार की होती है। किसके आधार पर है, ये है FSE या FSH, ये लिख लो, फील्ड सीरीज फील्ड व शंट फील्ड के
संयोजन के आधार पर ये मोटर कौन सी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, दो प्रकार की होती है। अब दो प्रकार की होगी, एक तो होगी आपके सामने लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, और दूसरी होगी आपके सामने शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये दो मोटर होंगी। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, देखो ये आपने पिछली मोटर में देखा था, अब भी इसकी पहचान कर लो। मैं आपकी दोनों की आपकी विशेषताएं बताता हूं कि दोनों मोटर कैसे कैसे होंगे, मैं मिटा देता हूं, फिर आपको दोनों की पहचान बताता हूं। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ दोनों फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर पढ़ रहे हैं कि ये मोटर कौन सी होगी। देखो यहां दो मोटरें होंगी, मैं आपको दोनों मोटर के सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि परीक्षा में दोनों मोटर के सर्किट डायग्राम के आधार पर ही आपको पूछा जाएगा निम्न में से लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कौन सी है। आपको सर्किट को देखते हुए उनका आपको पहचान करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कौन सी है, देखो ये किसके आधार पर लिख रहे हैं, ये सिर्फ फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर एक लिखेंगे लॉन्ग शंट, जिसको कहते हैं दीर्घ शंट, हिंदी में लिख लो दीर्घ शंट विभेदीय यौगिक मोटर। और दूसरी कौन सी होगी, लघु शंट, लघु शंट विभेदीय यौगिक मोटर, ठीक है। अब दोनों के सर्किट डायग्राम बना के आप दोनों में अंतर देखना, क्या अंतर है। देखो इसको एक बार छोड़ो, ये तो थी धारा प्रवाह के आधार पर, मैं आपको दोनों के सर्किट डायग्राम के आधार पर देखो, ये आप लोगों ने लगाया आर्मेचर, गौर से देखना पॉइंट टू पॉइंट, ये आर्मेचर। अब आर्मेचर पे क्या लगाया आप लोगों ने, दो लगाए कार्बन ब्रुश, कहां लगाए, कम्यूटेटर पर, ये दो लगाए कार्बन ब्रुश, ये कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रुश लगाए। अब आप लोगों ने एक वाइंडिंग कहां संयोजित की, देखो ये है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग जो पतले तार की अधिक टनों की होती है, वैसे देखा जो आर्मेचर के समानांतर क्रम में संयोजित होती है। दूसरी वाइंडिंग लगाते हैं यहाँ पे, देखो ये लगाई यहाँ पे एक वाइंडिंग, एक बार यहाँ लगा के दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। दूसरी वाइंडिंग यहाँ लगाई, अब देखो इनके संयोजन करें, संयोजन देखो ये आप लोग यहाँ संयोजन कर दो इसके, और इस वाइंडिंग का संयोजन देखो, यहाँ से वायर आता है, यहाँ आता है, यहाँ से उठ के यहाँ आता है। अब आप लोग देख के बता सकते हैं, गौर से देखना एक पॉइंट पर, इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये कौन सी मोटर है, ये डीसी, ये प्लस, ये माइनस, ये धारा का डायरेक्शन IL, ये IA, और ये धारा का डायरेक्शन ISH, और ये धारा का डायरेक्शन ऐसे आके फिर ऐसे आएगा। ये कैसा है, ये धारा का डायरेक्शन है ISE, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो पहचान होगी कि धारा का डायरेक्शन देखो, धारा की दिशा देखो, इसकी धारा की दिशा ऐसे है और इसकी धारा की दिशा ऐसे, ये ISH है, तो एक दूसरे के विपरीत। इसका मतलब ये तो पहचान होगी कि ये है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, लेकिन है कौन सी, देखो ये लॉन्ग शंट की बात कर रहे हैं। लॉन्ग शंट में क्या होगा कि डिफरेंशियल कंपाउंड, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होगी, देख लेना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होगी, जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग इन दोनों के समानांतर क्रम में होगी। दोनों की विशेषता लिख लो, दीर्घ शंट लिख लो, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में तथा शंट फील्ड वाइंडिंग इन दोनों के समानांतर क्रम में संयोजित होगी, तो वह मोटर लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाएगी, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम देखें कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखो अब बनाएंगे लघु शंट, ये लिया आप लोगों ने आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर पर एक लगी लगाई आप लोगों ने, ये शंट फील्ड वाइंडिंग इस साइड में लगा देते हैं, देखो कोई बात नहीं, चलो यहां लगा लो, ये लगाई आप लोगों ने शंट फील्ड वाइंडिंग जो पतले तार की अधिक टर्नों की होती है, और यहां लगाएंगे एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो मोटे तार की कम टर्नों की होती है, ठीक है। अब देखो इनका संयोजन करें, ये लगाए आप लोगों ने दो कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रुश, ये कम्यूटेटर पर कार्बन ब्रुश लगाए, और ये लगाई दो पिगटेल। अब देखो दोनों के संयोजन करें, इसका संयोजन यही देखो, ये संयोजन हुआ, इस ये यहां देखो, इसका संयोजन करेंगे यहां पे कि ये लगाया आप लोगों ने, संयोजन किया इसके साथ, और इसका संयोजन इसके साथ,
और इसका संयोजन ऐसे करके ऐसे, और ये लिया आप लोगों ने, ये कर दिया संयोजन। देखो अब आप लोग धारा की दिशा देखो, देखो यहां से ये डीसी लगाई, ये प्लस ये माइनस, ये धारा की दिशा ऐसे, ये धारा की दिशा ऐसे, ये आई एस एच में धारा गई, ये आई एल है, और यहाँ धारा आई ए है, और यहाँ धारा आई ए आती है, यह आई ए का सर्किट है, लेकिन यहाँ आके आई एस ई का सर्किट हो गया। ये धारा किसकी है? आई एस ई, लेकिन धारा घूम के वापस चली गई ऐसे, देखो ये आ गई, तो धारा कैसे गई? ये धारा ऐसे गई, कौन सी? आई एस ई, और ये धारा घूम के कैसे आई? आई एस एच। दोनों में धारा की दिशा उल्टी है, मतलब एक तो पहचान होगी कि ये डिफरेंशियल मोटर है, लेकिन है कौन सी? अब देखो यह क्या था? यह था कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में है, लेकिन शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों के समानांतर क्रम में। यहां क्या होगा? शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के समानांतर क्रम में रहेगी। दोनों की शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के समानांतर क्रम में रहेगी, दोनों के समानांतर क्रम में नहीं, ओनली आर्मेचर के समानांतर क्रम में। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग इन दोनों के श्रेणी क्रम में होगी, तो वह डिफरेंशियल शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाएगी। एक तो पहचान ही आती है। अब देखो आगे की पहचान की बात करें, यहां से देखो इसकी धारा की दिशा की बात करें, देखो आई एल, ये कुल धारा है, मोटर में कुल धारा आई एल ही होती है। आई एल बराबर, देखो धारा का डायरेक्शन ये, यहां से धारा गई तो ये आई एल है, तो आई एल का मान ज्ञात करेंगे तो दो भागों में, एक तो ये भाग गया, एक ये गया, तो इसके दोनों भागों को जोड़ेंगे, आई एस एच प्लस आई ए, ठीक है, ये जुड़ गई दोनों। अब ये जुड़ गई, उसके बाद में क्या होगा? आगे जाके ये आई ए प्लस आई एस ई दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो इन दोनों का मान एक ही रहेगा। चाहे ये इसका मान यहां लिख दो, आई एस सी का मान ये लिख दो। तो ये तो थी आपकी दोनों मोटरों की पहचान। आपको पहचान का ही प्रश्न सबसे ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है, पहचान का प्रश्न ही ज्यादा मिलने वाला है। तो ये दोनों मोटर की पहचान होगी। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या होंगी, इस मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, टॉर्क कितना होगा, और स्पीड क्या होगी, लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का वर्गीकरण पूरा होगा। तो दोस्तों जब तक इनके अभिलक्षण नहीं पढ़ेंगे, जब तक इनकी विशेषताओं के बारे में नहीं जानेंगे, तो ऐसे मान लो कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का चैप्टर अधूरा ही रह जाता है। तो अब उनके अभिलक्षण पढ़ लेते हैं। आप इसके अभिलक्षण पढ़ो चाहे इसके अभिलक्षण पढ़ो, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो धारा आपकी बढ़ेगी, इसकी धारा अवश्य बढ़, इसकी धारा स्थिर रहेगी हमेशा, इसकी शंट फील्ड की धारा हमेशा स्थिर रहती है, तो इसकी धारा बढ़ेगी। चाहे आप इसमें लोड बढ़ाएंगे तो इसकी धारा बढ़ेगी, और इसमें लोड बढ़ाएंगे तो इसकी धारा बढ़ेगी। बढ़नी सीरीज फील्ड वाइंडिंग की है, तो सर्किट आपके सामने एक ही रहेगा, आप चाहे इसकी धारा बढ़ाओ चाहे इसकी बढ़ाओ, लेकिन अभिलक्षण दोनों के समान ही रहेंगे और प्रयोग भी दोनों के लगभग समान ही रहेंगे। तो अब देखते हैं अभिलक्षण किसके, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अभिलक्षण। विभेदीय करैक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर, ये पढ़ेंगे, करैक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर पढ़ेंगे। अब देखो किसका संबंध पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे गति व लोड में। आप लोग सर्किट देख रहे हो, सर्किट में देखो आप लोग लोड बढ़ाओगे, देखो यहाँ ये पुली लगाई और पुली पे आप लोगों ने लोड बढ़ाया, आपने पट्टा दिया और यहाँ पे लोड देंगे। कौन सा लोड देंगे? मोटर पे इलेक्ट्रिकल लोड नहीं, यांत्रिक लोड बढ़ाते हैं। यांत्रिक लोड बढ़ाएंगे तो आई एल का मान बढ़ेगा, ये धारा बढ़ेगी। अब क्योंकि मेन धारा यही है, ये धारा बढ़ेगी, तो क्या ये धारा बढ़ेगी? नहीं। किसी भी प्रकार की मोटर में शंट फील्ड में जब तक इसके श्रेणी क्रम में रियोस्टेट नहीं लगाएंगे, तब तक शंट फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो किसका बढ़ेगा? देखो लोड बढ़ाएंगे तो यहां से मान लीजिए कि इस धारा का मान आई एस का मान 5 एम्पीयर है और इसका मान 10 एम्पीयर है। अब टोटल मान कितना होगा? 15 होगा। अब आप लोगों ने लोड बढ़ाया तो ये बढ़ेगी, ये भी साथ बढ़ेगी, कि दोनों श्रेणी क्रम में ये बढ़ेगी ये बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 15 एम्पीयर हो गया, तो यह क्या होगा? 20 होगा। लेकिन ये तो नहीं बढ़ी, ये 15 एम्पीयर है यहाँ पे, तो ये भी 15 ही है, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। मैंने आपको बताया कि आई ए बराबर आई एस ई दोनों श्रेणी क्रम में है, तो दोनों बराबर रहेंगे। ये बढ़ेगा तो लोड बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी, लेकिन इसका मान बढ़ने वाला नहीं है। तो अब आगे देखिए किसका अभिलक्षण देखेंगे। पहला अभिलक्षण देखेंगे स्पीड लोड अभिलक्षण। ये गति भार अभिलक्षण देखते हैं, गति व भार में क्या संबंध है। अब इसको देखेंगे, गति व भार का मतलब ये एन और ये एल, आई एल में संबंध। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की गति व लोड धारा में क्या संबंध होता है, कैसे बढ़ाएंगे। देखो अब इसका मान देखो, ये गति क्या है? गति आपको पता है, गति समानुपाती वन अपॉन आई एफ आई, गति फ्लक्स के विलोमानुपाती, और गति समानुपाती ईबी
बैक ईएमएफ के समानुपाती। आई एल का मान किस पर निर्भर करेगा, ये करेगी लोड के ऊपर निर्भर करेगी, लोड के समानुपाती है। लोड बढ़ाएंगे तो आई एल का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब इतनी समझ में आ गई। अब देखो धीरे धीरे मोटर को चलाया आप लोगों ने, चलाएंगे तो परेशानी आएगी, वो लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को मैं कि चलाते समय क्या परेशानी आती है और उसको रिमूव कैसे किया जाता है। लेकिन अब मान लें कि मोटर चला दिया आप लोगों ने, चलने के बाद धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे, यहाँ लोड बढ़ाएंगे धारा बढ़ेगी, यहाँ लोड बढ़ाएंगे पुली पे, ये यांत्रिक लोड बढ़ाएंगे, ये धारा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि लोड बढ़ाएंगे गति कम होगी, इसमें ईबी का मान कम होगा, ये आई एल का मान, आई ए का मान बढ़ेगा, और आई ए का मान बढ़ेगा तो आई एल का मान बढ़ेगा। तो अब मान लीजिए कि कहते हैं मोटर चल गई। जब मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है, गौर से मेरी बात सुनना, जब मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो लोड करंट का मान बढ़ता है, बिल्कुल लोड करंट का मान बढ़ेगा। लोड करंट का मान बढ़ेगा जिसके साथ साथ गति बढ़ेगी। बस सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लोड बढ़ाएंगे तो गति बढ़ेगी। ऐसी कोई मोटर नहीं है आई अब तक, जितनी मोटर पढ़ ली, कि लोड बढ़ने के साथ साथ गति बढ़े, ऐसी मोटर नहीं आई। पहली मोटर आई है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की लोड बढ़ने के साथ साथ गति बढ़ेगी, ये पहली मोटर है। इसलिए कभी भी आपके सामने क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मोटर जिसे लोड बढ़ाने से गति बढ़ती है, बाकी सब मोटर की गति घटती है। तो लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाता है तो लोड बढ़ने के साथ साथ गति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है उसका रीजन देखते हैं। अब देखो आप लोग जानते होंगे कि लोड बढ़ाएंगे, देखो मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट सीरीज लिखाऊंगा। लोड बढ़ाएंगे, लिख ले जाना, लोड बढ़ाएंगे, गति आई एल का मान बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, आई एल का मान बढ़ेगा, आई एल बढ़ी। अब इसका मान बढ़ेगा तो इसका तो नहीं बढ़ने वाला है, तो इसको नहीं लेंगे। बढ़ेगा किसका बोलेंगे, आई ए का मान बढ़ेगा। चलो आई ए का मान, आई ए का मतलब आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा, ये आर्मेचर धारा बढ़ी। अब आर्मेचर धारा बढ़ी तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान बढ़ेगा, तो लिख सकते हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि लोड बढ़ाया, लोड करंट मान बढ़ा, आर्मेचर धारा का मान बढ़ा और सीरीज फील्ड वाइंडिंग धारा का मान बढ़ा। इसका मान नहीं बढ़ने वाला है तो इसका फ्लक्स भी नहीं बढ़ेगा, इसका फ्लक्स नहीं बढ़ेगा तो स्थिर है, तो फ्लक्स किसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा। अब गौर से देखो, आई एस ई का मान बढ़ा, दूसरी सीरीज आई एस ई का मान बढ़ा तो क्या फ्लक्स फाई एस ई नहीं बढ़ेगा, फाई एस ई का मान बढ़ेगा लेकिन इसका मान स्थिर है। तो अब सोचने वाली बात ये आती है कि फाई एस ई का मान, मान लीजिए कि अब ये टोटल फ्लक्स है, यहाँ इसका मान 20 वेबर है और इसका मान 10 वेबर है, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो गया, 10 वेबर हो गया। लेकिन अब किसका मान बढ़ रहा है, मान लीजिए किसका मान बढ़ के 15 हो गया, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, 5 वेबर बच गया। तो बताओ सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता तो कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा। इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि फाई टी का मान कब घटता है, जब फाई एस ई का मान बढ़ता है। फाई एस ई का मान कब बढ़ता है, जब आई एस ई का मान बढ़ता है। आई एस ई का मान कब बढ़ता है, जब आई एल का मान बढ़ता है। और आई एल का मान कब बढ़ता है, जब लोड बढ़ता है। इतनी समझ में आ गया आप लोगों को। तो फाई एस ई का मान बढ़ेगा, ठीक है। और फाई एस ई का मान बढ़ा तो लिख लो फाई टी का मान घटेगा जब फाई एस ई का मान बढ़ेगा। ये आगे समझ में। अब फाई एस ई का मान बढ़ेगा तो फाई टी घटेगा। और आप लोगों को पता है क्या कि एन समानुपाती होती है 1/फाई। गौर से देखो, फ्लक्स का मान बढ़ा, फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो गति घटी, और अब यहां फ्लक्स का मान घट रहा है तो लिख दो फ्लक्स का मान घटा तो गति बढ़ी। अब बताओ इतनी, ये तो अपन जो एक सीरीज देखते आ रहे हैं, ये कब हुआ, ये कब हुआ, फ्लक्स कब घटा, ये घटा लोड के बढ़ने से। लोड के बढ़ने से कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता है। तो लिख लेना डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ने के साथ साथ कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता है और गति बढ़ती है। यही संबंध आता है यहाँ पे। तो सीधा लिख सकते हैं क्या कि लोड आई एल बढ़ने से गति एन का मान, आई एल का मान बढ़ने से गति बढ़ती है। ये समझ आता है निष्कर्ष निकल के लास्ट एंड फाइनल में समझ आता है, ठीक है। तो अब ये तो था आपका किसमें, लोड व स्पीड में संबंध था कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जो जो लोड बढ़ाएंगे गति का मान बढ़ता जाएगा, जो जो लोड बढ़ाएंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मोटर जल्दी से ओवरलोड हो जाएगी। क्यों होगी वो बताऊंगा। देखो लोड बढ़ने से, अब लोड बढ़ा, इसका मान बढ़ रहा है। मान लीजिए कि देखो थोड़ी सी बात पहले मैंने बताया था कि 20 वेबर इसका, 10 वेबर इसका, मान लीजिए 10 वेबर है। धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे, इसका मान 5 वेबर, गौर से देखें, इसका मान 15 हो गया तो यहाँ क्या बचा, 5 बचा। अब यहाँ 20, इसका मान अब मान लीजिए कि 18 हो गया, कितना बचा, 2 वेबर बचा। गौर से देखना, इसका मान मान लीजिए कि 20 हो गया तो इसका मान 0 वेबर होगा। अब अवशिष्ट चुंबक जो जो इसका मान बढ़ाएंगे तो सीरीज फील्ड का मान बढ़ेगा, इसका मान कम होता जाएगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, क्या होगा
कि कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा और अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ही चुंबकीय फ्लक्स बचेगा, जिससे मोटर की गति अत्यधिक हो जाएगी। अब आगे 1% भी आपने इस लोड को बढ़ाया तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान 21 वेबर हो जाता है, ये 20 वेबर बचता है, तो -1 वेबर बचता है अपने पास। -1 वेबर हुआ, मोटर क्लॉकवाइज चल रही थी, मोटर तुरंत एंटी क्लॉकवाइज चल जाएगी, ओवरलोड होगी, रुक जाएगी। कह सकते हैं तो क्या होगा कि मोटर यदि इस कंडीशन में जो लोड बढ़ाते हैं तो मोटर के विपरीत दिशा में चलने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस मोटर को कभी भी उस कंडीशन तक नहीं लेके आते हैं कि वो मोटर विपरीत दिशा में चले और अपना पूरा काम का जो चल रही है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक होगी। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये मोटर जल्दी ही ओवरलोड हो सकती है, ठीक है, ये मोटर जल्दी ओवरलोड हो सकती है। तो ये तो थी आपके एक संबंध। दूसरा संबंध क्या देखेंगे, टार्क लोड। टार्क व लोड में क्या संबंध होता है, एक संबंध ये देखा आप लोगों ने, टार्क व लोड अभिलक्षण, ये देखेंगे। अब टार्क आपको पता है, टार्क क्या है T और लोड क्या है IL, मतलब T व IL या IL व T में संबंध देखते हैं कि लोड बढ़ाओगे तो टार्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टार्क मतलब कि कितना लोड उठा सकती है, कितने भार को ये, कितने लोड को आसानी से चला सकती है। अब आपको पता है इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका मान करता है समानुपाती लोड के ऊपर, और इसका मान T समानुपाती ये IA व फाई दोनों पर। अब फाई का जिक्र तो यहाँ भी आ गया और IA का दोनों का जिक्र आ गया। अब देखो टार्क बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, लोड बढ़ने पर मोटर की धारा, लोड धारा बढ़ती है। लोड बढ़ेंगे तो मोटर की, देखो लोड बढ़ाएंगे, यहाँ पे लोड बढ़ाएंगे, लोड धारा बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इस मोटर को टार्क में क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, टार्क क्यों बढ़ेगा, देखो इस मोटर का टार्क लोड बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा वो देखेंगे। देखो आप लोग लोड बढ़ाया, लोड बढ़ाएंगे तो IL का मान बढ़ेगा। अब आप लोग इतना समझ चुके हो कि लोड बढ़ाने से, लोड बढ़ाएंगे, देखो आप गौर से देखते रहना, लोड बढ़ाया IL का मान बढ़ा। मैं यहां से पीछे से कर देता हूं थोड़ा सा, देखो अब गौर से समझते जाना, लोड बढ़ाया IL का मान बढ़ा। अब मैं बोलता हूँ यहाँ लोड बढ़ाएंगे, इसका मान बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका तो बढ़ने वाला है नहीं, इसका बढ़ेगा। IL का मान बढ़ेगा तो IA का मान बढ़ेगा, IA का मान बढ़ेगा तो ISC सीरीज फील्ड में धारा का मान बढ़ेगा, ये सीरीज फील्ड में धारा का मान ISE का मान बढ़ेगा। गौर से मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, इसका मान बढ़ेगा। अब देखो इसका मान बढ़ा, सीरीज फील्ड में धारा का मान बढ़ता है तो क्या सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, तो φSE का मान बढ़ेगा। सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तो बताओ अब क्या होगा, सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा तो कुल चुंबकीय फ्लक्स घट गया। लेकिन अब कंडीशन आ गई, ये कब घटेगा, जब यहां से धारा बढ़ती है तो सबसे पहले ये मोटर इस चुंबकीय फ्लक्स के टार्क पर काम कर रही थी कि चुंबकीय फ्लक्स का टार्क ये है, ये तो घटने वाला नहीं है। तो ये इस मोटर के साथ साथ इसका चुंबकीय फ्लक्स धीरे धीरे घटता है, लेकिन धारा का मान बढ़ गया। कौन सी, आर्मेचर धारा बढ़ गई, ये आर्मेचर धारा बढ़ी है और ये घटी है, ये भी बढ़ी है लेकिन इसके साथ चुंबकीय फ्लक्स घटा है, तो इसका मान तो होगा। लेकिन यहाँ देखो ये चुंबकीय फ्लक्स धीरे धीरे घटेगा लेकिन आर्मेचर धारा बढ़ गई, पहले तो थी उससे बढ़ गई, तो आर्मेचर धारा के समानुपाती टार्क हो जाए, क्योंकि ये टार्क तो, ये धारा देखो आर्मेचर धारा तो टार्क बढ़ाएगी लेकिन ये घटा देगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो टार्क घटेगा, लेकिन इसका चुंबकीय फ्लक्स स्थिर है ना, वो टार्क को एक मजबूती से बनाए रखेगा, तो लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। अब इसलिए कह सकते हैं कि धीरे धीरे टार्क धीरे धीरे बढ़ता है। इस मोटर का लोड बढ़ाने के साथ टार्क धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, ये होगी बात। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहां से ISC का मान बढ़ेगा। अब देखो यहां से IA का मान बढ़ा तो लिख सकते हैं IA का मान जब बढ़ता है तो टार्क बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि IA के समानुपाती देखो है ना। तो DC शंट, लेकिन इसका टार्क DC शंट मोटर में नहीं बढ़ा, लेकिन DC शंट मोटर की अपेक्षा कम बढ़ता है, क्योंकि कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान घट जाएगा। कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा तो टार्क का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि ये टार्क का मान बढ़ाएगी और ये आर्मेचर धारा टार्क का मान बढ़ाएगी, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का मान टार्क घटा देगा, इसलिए धीरे धीरे टार्क बढ़ जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि इसमें DC सीरीज मोटर की अपेक्षा तो टार्क अधिक बढ़ता है, लेकिन DC शंट मोटर की अपेक्षा टार्क कम बढ़ता है।
इसलिए निष्कर्ष ये निकल गया कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाएंगे या लोड धारा बढ़ेगी, जिसके कारण टार्क का मान बढ़ता है। दो बातें हैं कि डीसी सीरीज मोटर की अपेक्षा अधिक बढ़ता है, डीसी शंट मोटर की अपेक्षा कम बढ़ता है। अब धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे तो लास्ट में टार्क बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पोल सैचुरेटेड हो जाएंगे, कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान जीरो ही कर देगा। धीरे धीरे लोड बढ़ाते जाएंगे, कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान जीरो हुआ और टार्क का मान जीरो हुआ, क्योंकि कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान जीरो होते ही टार्क जीरो हो जाए। इसलिए कहते हैं ये मोटर ओवरलोड सहन नहीं कर सकते। टार्क तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोड बढ़ाते जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी है कि मोटर ओवरलोड हो जाएगी। ओवरलोड हुई और मोटर जल जाएगा, आर्मेचर जल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन थी, इसलिए ये मोटर ओवरलोड सहन करने वाली नहीं होती, ये जल्दी से ओवरलोड हो जाएगी। पहले भी वो कंडीशन थी, अब भी वही कंडीशन आएगी कि जल्द ही ओवरलोड हो जाएगी। ये आपके दो संबंध आ गए। तीसरा अभिलक्षण क्या देखेंगे? तीसरे अभिलक्षण की बात करते हैं। दो तो देख लिए, तीन ही अभिलक्षण आते हैं, प्रत्येक मोटर में तीन तीन अभिलक्षण आते हैं। अब तीसरा अभिलक्षण देखेंगे। देखो, तीसरे अभिलक्षण की जब बात करें तो टार्क व स्पीड अभिलक्षण देखते हैं। टार्क को स्पीड में टी व एन में संबंध देखते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में टी टार्क और स्पीड में क्या संबंध होता है? अब देखो, टार्क कहां होगा? टार्क भी यही होगा, आर्मेचर टार्क उत्पन्न करेगा। गति कहां होगी? आर्मेचर में ही गति होगी। तो दो बातें आपको समझ में आ गई। क्या देखो, टी समानुपाती क्या होता है? देखो, टी बराबर होता है टी समानुपाती, ये होता है आई ए व फाई या फाई आई ए, और गति होती है एन समानुपाती 1/फाई या एन समानुपाती ई बी। दो कारण होते हैं, गौर से देखते रहना। यहां से देखो, ठीक है ना। अब टार्क बढ़ेगा या घटेगा? लोड बढ़ाएंगे। देखो, लोड बढ़ाएंगे, इसका मान बढ़ेगा। आप यहां से चलो, लोड बढ़ाएंगे, आई एल का मान बढ़ेगा, और आई एल लोड धारा बढ़ेगी। लोड धारा बढ़ेगी तो आर्मेचर की धारा बढ़ेगी। लोड बढ़ेगा तो लोड धारा बढ़ेगी, लोड धारा बढ़ेगी तो आर्मेचर की धारा बढ़ेगी। आर्मेचर की धारा बढ़ेगी तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान बढ़ेगा। अब आप लोगों को पता है कि दो बातें आ गई कि सीरीज फील्ड आर्मेचर में धारा बढ़ी, आर्मेचर में धारा बढ़ी, देखो ये, तो टार्क बढ़ा। तो लोड बढ़ाएंगे, आर्मेचर धारा बढ़ेगी और टार्क बढ़ेगा। लेकिन दूसरी बात देखो, लोड बढ़ाएंगे, आर्मेचर धारा बढ़ेगी, टार्क बढ़ा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या आती है? ये आती है कि आर्मेचर धारा के साथ आई एस सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा बढ़ेगी। सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा बढ़ेगी तो इसका चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, और इसका चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो इसके साथ विपरीत दिशा में कार्य करेगा और कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान घट जाएगा। ठीक है, कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान घटा, गौर से देखो, कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान घटा तो गति बढ़ गई। अब बताओ, टार्क बढ़ने से गति घटेगी बढ़ेगी? ठीक है ना, टार्क बढ़ने के साथ साथ मोटर की गति बढ़ती है। याद रखने वाली बात है, टार्क बढ़ने के साथ साथ मोटर की गति बढ़ती है, लेकिन वही बात है, जल्दी से ओवरलोड हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि मोटर पर लोड बढ़ाते जाओगे तो विपरीत दिशा में क्यों चलेगी? मोटर पर लोड बढ़ाएंगे, मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। तो यहां क्या लिख सकते हैं? देखो, इसके बदले में ये लिख सकते हैं यहां कि मोटर पर लोड बढ़ाएंगे, इसके बदले में लिख सकते हैं कि लोड बढ़ाया तो आई एल का मान बढ़ा, लोड धारा बढ़ी, लोड धारा बढ़ी तो आई ए का मान बढ़ा, आई ए का मान बढ़ा तो आई एस ई का मान बढ़ा, आई एस ई का मान बढ़ा तो फाई एस ई का मान बढ़ा, और फाई एस ई का मान बढ़ा तो गति फाई एस ई का मान बढ़ा तो क्या होगा? अब देखो, फाई एस ई बढ़ गया, यहाँ पे फाई एस ई, तो फाई टी का मान घट गया, फाई टी का मान घट गया। क्यों घट गया? कि फाई एस ई बड़ा है तो इसका मान घटेगा, और इसका मान घटेगा तो गति बढ़ जाएगी। किसके बराबर है? फाई टी जब घटता है तो गति बढ़ जाएगी। लेकिन यहां आर्मेचर धारा देखो ये बड़ी है, तो आर्मेचर धारा देखो टी कब बढ़ेगा? जब आर्मेचर धारा बढ़ेगी। तो दोनों में संबंध आ गया क्या? कि टी बड़ा है और गति बड़ी है। टी बड़ा है तो लिख सकते हैं टी बढ़ेगा कब? जब गति बढ़ेगी। ये कब है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में ही होती है। लेकिन धीरे धीरे आप लोड बढ़ाओगे, इसका चुंबकीय फ्लक्स अधिक होता जाएगा, वो एक नहीं, इसका चुंबकीय फ्लक्स अधिक होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स इससे अधिक हो जाएगा। थोड़ा सा लोड और बढ़ाते ही इसका चुंबकीय फ्लक्स इससे अधिक हो जाएगा। अगर मोटर ऐसे चल रही ना, ऐसे, तो मोटर उल्टी चल जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। तो लिख सकते हैं ओवरलोडिंग प्रभाव के कारण धीरे धीरे गति बढ़ती है और मोटर विपरीत दिशा में गतिमान होने की संभावना रहती है। कब? जब टार्क लोड बढ़ाते हैं तो मोटर विपरीत दिशा में कभी भी चल सकती है, आपको पता नहीं लगेगा कब चल जाएगी। लेकिन
अब गौर से देखो, आपको एक चीज और बताता हूं, ये तो थी आपके 3 अभिलक्षण। एक चीज देखो गौर से, जब इसको शुरुआती अवस्था में चलाते हैं और आप लोगों ने लोड लगा दिया इसके ऊपर, गौर से आप लोगों ने लोड लगा रखा है, शुरुआती अवस्था में चलाते हैं, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्रिएट होगा, इसमें चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि इसमें धारा जाएगी और चुंबकीय फ्लक्स क्रिएट होगा। लेकिन आप लोग लोड लगाया तो तुरंत झटके के साथ IL का मान तो बढ़ गया, क्योंकि EB का मान तो है नहीं, और EB का मान तो शुरू में मोटर नहीं घूमेगी, EB का मान नहीं होगा, और EB का मान नहीं होगा तो इसका जो इसका IL का मान, लोड धारा का मान बहुत अधिक होगा। लोड धारा का मान अधिक होगा तो इसका अधिक होगा। गौर से देखना, इसका अधिक होता है, इसका इसमें धारा का मान अधिक होगा। गौर से देखो, यहाँ मैं आपको एक कॉम्बिनेशन और दिखाता हूँ। देखो, मोटर को स्टार्ट करते समय, स्टार्टिंग के समय, मोटर के स्टार्टिंग के समय क्या होगा, लोड अधिक होगा। मान लीजिए कि लोड अधिक होगा, नई लोड पर चलाएंगे तो कोई बात नहीं, लोड अधिक होगा तो IA का मान वैसे ही अधिक होगा, और IA का मान होगा तो ISE का मान वैसे ही अधिक होगा, और ISE का मान होगा तो φSE का मान अधिक होगा। अब मान लीजिए कि φSE चुंबकीय सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स अधिक होगा, इसका तो क्रिएट होगा, बढ़ेगा, तब तक अपन मेच्योरिटी पर आएगा, तब तक तो ये बहुत अधिक हो जाएगा और मोटर उल्टी घूम जाएगी। ये मोटर ऐसे चली थी पहले, अब विपरीत दिशा में घूम सकती है। तो इस मोटर की शुरुआती अवस्था में भी लोड के साथ विपरीत दिशा में घूमने की, मान लीजिए कल कोई काम कर रहे थे कंपनी में, कोई फैक्ट्री में, और ऐसे मोटर चल रही थे, ऐसे काम कर, रोलिंग का काम कर रहे थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह चलाया वही लोड लग के रह गया, क्योंकि कल लोड भी बंद कर दिया, पीछे दूसरे दिन आया लोड चलाया तो मोटर उल्टी दिशा में घूम जाएगी, बैक उल्टी दिशा में घूमने की संभावना रहेगी। इसलिए कहते हैं ये मोटर कभी भी विपरीत दिशा में घूम सकती है। इसलिए मोटर को चालू करते समय एक हिदायत दी जाती है, इस मोटर को चालू करते समय सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दो, यहाँ से ये शॉर्ट कर दो। अब ये मोटर शंट मोटर की भांति कार्य करेगी, क्योंकि सीरीज फील्ड तो सर्किट में है नहीं, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, सीधी चली जाएगी। अब ये मोटर शंट मोटर की भांति कार्य करेगी। इसलिए कहते हैं डिफरेंशियल मोटर को चालू करते समय शंट मोटर की भांति चालू करना चाहिए। वो कैसे, इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग को एक स्विच के द्वारा आप शॉर्ट कर दो, स्विच इसके सर्किट में बाहर रखो, स्विच के द्वारा शॉर्ट कर दो, और मोटर जो चालू हो जाती है तो उसको सर्किट में संयोजित कर दो। अब ये मोटर डिफरेंशियल मोटर बन जाएगी। यही इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। मैं आप मान लेते हैं, तो कौन सी मोटर को चालू करते समय सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है, वो होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। क्यों? क्योंकि ये विपरीत दिशा में घूमने की संभावना बनी रहती है, लोड के साथ चलेगी तो। इसलिए आपका ये हो गया टार्क व गति में अभिलक्षण। अब देखते हैं इसके प्रयोग क्या होते हैं। अब दो चीज समझ गए कि ये ओवरलोड सहन करने वाले नहीं है, एक तो बातें आ गई, और जल्दी से ओवरलोड होने वाली है। दो बातें आ गई, ओवरलोड सहन करने वाली नहीं होती है और जल्दी से ओवरलोड हो जाती है। इस प्रभाव के कारण इसका आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल प्रयोग इसका ऐसे प्रयोग करेंगे कि लोड का मान स्थिर रहता है, वहीं लगभग इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और थोड़ी बहुत यदि आपको लगे कि लोड बढ़ने के साथ गति बढ़नी चाहिए, वहां इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जहां पूर्णतः लोड का मान स्थिर रहता है वहां इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैटरी चार्जर सेट होता है, बूस्टर होता है, वहां इस मोटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये तो थी आपकी डीसी मोटर का प्रकारों का वर्गीकरण, ठीक है ना। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।